हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल वाला पार्ट है उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सामाजिक विज्ञान में भूगोल वाले पार्ट में जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास 4 है। पहला है गहन खेती, दूसरा है वनोन्मूलन, तीसरा है अधिक सिंचाई और चौथा है अति पशुचारण। इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर है अधिक सिंचाई। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर है अधिक सिंचाई। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? याद कीजिए, जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है चिनाब, ऑप्शन सी है सतलुज, ऑप्शन डी है कृष्णा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ठीक है, बताइए जल्दी से। सलाल बांध किस नदी पर बना है? इसका करेक्ट आंसर है चिनाब। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सलाल बांध चिनाब नदी पर बना है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सी रबी की फसल है। ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है मोटे अनाज, ऑप्शन सी है चना और ऑप्शन डी है कपास। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इन सभी में से कौन सी रबी की फसल है? तो इसका करेक्ट आंसर है चना, जो कि काला चना बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इनमें से रबी की फसल कौन है? जो है काला चना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? झारखंड में स्थित कोडरमा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन ए है बॉक्साइट, ऑप्शन बी है अभ्रक, ऑप्शन सी है लौह अयस्क, ऑप्शन डी है तांबा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है अभ्रक। ठीक है, झारखंड में स्थित जो कोडरमा है वो अभ्रक खनिज का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? इनमें से कौन सा है किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? ऑप्शन ए है कॉफ़ी, ऑप्शन बी है उर्वरक, ऑप्शन सी है तंबाकू, ऑप्शन डी है चाय। जल्दी से सोचिए, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इनमें से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा उर्वरक। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? तो उर्वरक का निर्यातक भारत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये था बहुविकल्पीय प्रश्न, भूगोल के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारे चैप्टर्स के यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं। एक भी चैप्टर मिस नहीं है, सभी चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर एक टाइप के बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब हम देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न, तो चलिए देख लेते हैं।
पहला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं बताइए। मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं आपको बतानी है, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। मरुस्थलीय मृदा जो रेतीली मिट्टी होती है उसी को यहाँ पे मरुस्थलीय मृदा कहा गया है, ठीक है। उसकी विशेषताएं देख लेते हैं। पहला विशेषता है, मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा जो होती है उसका रंग लाल और भूरा होता है। दूसरा विशेषता है, ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवड़ी होती हैं। जो मरुस्थलीय मृदा होती है वो आमतौर पर रेतीली और लवड़ी होती है, ठीक है। तीसरा है, मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। जो मरुस्थलीय मृदा होती है उसमें ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध कहाँ और किस नदी पर बना है। जो सरदार सरोवर बांध है वो कहाँ और किस नदी पर बना है। इसका आंसर है, सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर बना है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध कहाँ बना है तो वो गुजरात राज्य में, और किस नदी पर बना है तो वो है नर्मदा नदी, ठीक है। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर बना है, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, भारत की 4 रबी और 4 खरीफ फसलों के नाम बताएं। भारत की 4 रबी की फसलों के नाम बताने हैं और 4 खरीफ फसलों के नाम बताने हैं। इसका आंसर है, भारत की 4 प्रमुख रबी की फसलें हैं गेहूं, जौ, मटर, चना, और 4 खरीफ फसलें हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा। 4 ही पूछा है तो हम लोग 4 ही लिखेंगे, ठीक है। 4 रबी की फसलें और 4 खरीफ की फसलें, ठीक है। तो 4 रबी की फसलें हैं गेहूं, जौ, मटर, चना, और 4 खरीफ फसलें हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, कोडरमा किस राज्य में स्थित है, यह किस खनिज से संबंधित है। कोडरमा जो है वो किस राज्य में स्थित है और यह किस खनिज से संबंधित है। इसका आंसर है, कोडरमा झारखंड में स्थित है, यह अभ्रक से संबंधित है। कोडरमा किस राज्य में स्थित है तो यह झारखंड में स्थित है। यह किस खनिज से संबंधित है तो यह अभ्रक से संबंधित है, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। धात्विक खनिज किसे कहते हैं और 2 धात्विक खनिजों के नाम लिखने हैं। इसका आंसर है, जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है जिनमें चमक होती है तथा जिनको पीटकर चादरों के रूप में ढाला जा सकता है और तारों के रूप में खींचा जा सकता है, जैसे लोहा, सोना आदि। समझ में आया। धात्विक खनिज जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है और जिनमें चमक होती है तथा जिनको पीटकर चादरों के रूप में ढाला जा सकता है। धात्विक खनिजों को अगर पीटा जाए तो वो चादरों के रूप में बदल जाएं और तारों के रूप में खींचा जा सकता है, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया आदि धातुएं, ठीक है। ये सारी धातुएं धात्विक खनिज के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत क्या प्रस्ताव है, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत क्या प्रस्ताव है। इसका आंसर है, इस सड़क परियोजना के तहत देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख सड़कों द्वारा पक्की सड़क द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है, ठीक है। समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स, ये था अति लघुत्तरीय प्रश्न भूगोल का, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था सभी क्वेश्चन। तो आप सभी क्वेश्चन को लर्न जरूर कर लीजिएगा। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न, तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मृदा अपरदन क्या है, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, मृदा अपरदन क्या है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। मृदा अपरदन क्या है। इसका आंसर है, भूमि की ऊपरी परत के हट जाने की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है। जो भूमि का जो ऊपरी परत है उसको हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। अब ये जो भूमि की ऊपरी परत है वो किस प्रकार हट जाती है देख लेते हैं। मृदा अपरदन
का सबसे पहला कारण तेज बहने वाला जल तथा तेज बहने वाली हवाएं हैं। ठीक है, जो तेजी से जो बाढ़ आती है या फिर तेज तूफान आता है तो देखते हैं हम कि जो धूल होती है, मिट्टी होती है, वो उड़ने लगती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगती हैं। तो वही होता है मृदा अपरदन। जब एक स्थान की मृदा उड़ करके या फिर पानी के साथ बह करके दूसरे स्थान तक चली जाती हैं तो जो ऊपरी परत होता है धरती का वो हट के चला जाता है, तो उसी को मृदा अपरदन कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। ये दोनों मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। ठीक है, जो बाढ़ आती है या फिर तूफान आता है तो ऊपरी जो मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत होती है वो अपने साथ बहाकर ले जाते हैं और भूमि को कृषि के लिए अनुपयोगी बना देते हैं। जो भूमि का ऊपरी वाला परत होता है उसी की वजह से हमारा जो धरती होता है वो उपजाऊ होता है। ठीक है, और ये जो बहा के ले जाते हैं हवाएं और बाढ़ जो आती है वो भूमि के ऊपरी परत को बहा करके जब ले जाते हैं तो भूमि को कृषि के लिए अनुपयोगी बना देते हैं। ठीक है, कुछ मानवीय कारक भी मृदा अपरदन को बढ़ावा देते हैं। कुछ मानवीय कारक यानी कि जो इंसान लोग हैं उनके कारण भी मृदा अपरदन होता है। जैसे कि वे अपने भवन निर्माण कार्यों से प्रेरित होकर, जब हम लोग घर बनवाते हैं तो उससे प्रेरित होकर रोड़ी, बजरी, संगमरमर, बदरपुर आदि प्राप्त करने की इच्छा से छोटी बड़ी पहाड़ियों को गहरे खड्डों में परिवर्तित कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना? मृदा अपरदन के कारण मृदा के उपजाऊ पर बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मृदा अपरदन के कारण, जब मृदा अपरदन होता है उसके कारण मृदा के उपजाऊपन पर बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन क्या है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए आप लोग। चिपको आंदोलन क्या होता है? चिपको आंदोलन वनों की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन है। ठीक है, वनों की रक्षा करने के लिए, जो जंगल होते हैं उनमें जो पेड़ होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया है। इस आंदोलन का सूत्रपात सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय क्षेत्र में किया। इसके अंतर्गत लोग पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें काटने नहीं देते हैं। ठीक है, जो चिपको आंदोलन है उसके अंतर्गत लोग पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें काटने नहीं देते हैं। ठीक है, इससे वनों की रक्षा होती है। समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, चावल यानी धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। चावल यानी धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। ठीक है, भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। ठीक है, चीन के बाद भारत जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। चावल एक खरीफ फसल है। ठीक है, चावल एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान जैसे 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को उच्च तापमान कहा जाता है। और अधिक आर्द्रता, ठीक है, अधिक आर्द्रता यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है, यानी कि चावल उगाने के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है। आगे देख लेते हैं। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। ठीक है, चावल जो होता है वो उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है।
चावल जून जुलाई में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के शुरू होने पर उगाया जाता है और पतझड़ की ऋतु में काटा जाता है। ठीक है, यानी कि आपको चावल के बारे में हर एक चीज़ लिखनी है, उसके लिए वो कब उगाया जाता है, कब काटा जाता है, किस देश में उगाया जाता है, हर एक चीज़ इसके बारे में संक्षेप में लिखना है आपको। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। सड़क परिवहन के 3 गुण बताना है आपको। अगर आपकी परीक्षा में सड़क परिवहन के 3 लाभ पूछ दे, 3 लाभ बताइए, तभी आपको यही आंसर लिखना है। ठीक है, 3 गुण पूछे तभी वही मतलब, और 3 लाभ पूछे तभी वही मतलब। ठीक है, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए तभी यही आंसर लिखना है, और सड़क परिवहन के 3 लाभ पूछे तभी इसका यही आंसर लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। सड़क परिवहन के 3 प्रमुख गुण निम्नवत हैं। पहला है, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन वायु व समुद्री पत्तनों को जोड़ती है। ठीक है, ये है पहला गुण। दूसरा गुण है, सड़कों की निर्माण लागत कम होती है तथा यह ऊबड़ खाबड़ भूभागों पर भी बनाई जा सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। सड़कों का निर्माण लागत जो होता है वो कम होता है, कम खर्चा होता है सड़कों के निर्माण कराने में, तथा यह ऊबड़ खाबड़ स्थानों पर भी, ऊबड़ खाबड़ भूमि पर भी यह बनाया जा सकता है। तीसरा है, यह घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। ये है तीसरा गुण। तो ये हो गया सड़क परिवहन के 3 गुण। फ्रेंड्स, ये था सामाजिक विज्ञान के भूगोल वाले पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पे बताए गए हैं, तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगर आपको इतिहास का वीडियो चाहिए, इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो, तो वो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।